बिल्कुल। पहले वाले चैप्टर में दो टर्म्स थी, कौन कौन सी थी? इससे पहले वाले चैप्टर में दो टर्म्स थी जिसमें हमने काम किया। कौन कौन सी टर्म्स थी? इनहेरिटेंस और वेरिएशन। दो टर्म्स थी ना, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। यहाँ पे एक टर्म गायब हो गई है ना, हो गई ना, लेकिन पढ़ेंगे उसको भी म्यूटेशन में। वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस। क्लियर। लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? कि कैरेक्टर्स का इनहेरिट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। याद हो गया? लिख के देख, इसको कॉपी निकाल ले। इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होना, और उसका बेस क्या है? क्लियर। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जीन्स होती हैं। क्या होती है? जीन्स होती हैं। वो जीन्स कैसे पास हो रही हैं वो पढ़ लिया हमने। लेकिन जीन्स है क्या बेटा? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। यही तो था जी। अब हमें इस मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज दिस। क्लियर। तो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है क्या हमारा? हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए, कुछ एकाध ऑर्गेनिज्म पढ़ोगे जिसके अंदर आरएनए भी आपको जेनेटिक मटेरियल मिल जाएगा। जैसे कि एचआईवी। एचआईवी इज अ वायरस जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ना कि डीएनए। ऐसे ही कोविड, उसके अंदर भी क्या था? आरएनए था। क्या था? लेकिन हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। आरएनए या डीएनए में से दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्टेबल डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। समझ आ रही है बात? आरएनए भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, डीएनए को आरएनए में ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी वो एक्सप्रेशन देगा। अब ध्यान से मेरी बात समझो। हम बार बार बोलते हैं हमारी आइज़ का कलर ऐसा है क्योंकि हमारे जीन्स ऐसे हैं, यानी कि डीएनए ऐसा है। तो ऐसा डीएनए बॉडी में करता क्या है? पहली बात क्या करेगा? डीएनए से बेसिकली आरएनए ही बनेगा, और आरएनए से बनता है एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन। वो प्रोटीन बॉडी में कैसे काम करेगा उस पर डिपेंड हो गए हमारे करेक्टर्स। जैसे प्रोटीन, ग्रोथ प्रोटीन है, वो बढ़िया काम कर रहा है तो हाइट बढ़िया हो जाएगी, है ना। टोंट नहीं किया मैंने, है ना, परीक्षा। लेकिन कम होगी क्योंकि प्रोटीन काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही कलर है आइज का, सब कुछ इसी तरह से करेक्टर्स बाहर आ रहे हैं हमारे। लेकिन ये तो बहुत आगे जाके है चैप्टर में। इस चैप्टर में है क्या पहले तो ये समझ लो। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे। पहला मतलब इसको टुकड़ों में करेंगे हम लोग, लेंदी चैप्टर है क्योंकि। पहले हम क्या पढ़ेंगे? किसके बारे में? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या। अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं। आज के टाइम हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन शुरू से तो नहीं पता था ना, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, राइट। फिर डीएनए है क्या, डीएनए का स्ट्रक्चर। लेकिन मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगी तो मैं डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर किया हो तो याद भी होना चाहिए, रेलेवेंट कर लेना उससे। आज भी डीएनए का स्ट्रक्चर तुम्हें 3 जगह काम आएगा। +1 की बायोमॉलिक्यूल्स, +2 में केमिस्ट्री में चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स दोबारा से, है ना, और यहाँ पर भी है। तो डीएनए से तो बोर्ड्स की बात करें, बायो में भी 101% क्वेश्चन आने वाला है, और तुम्हारे केमिस्ट्री में भी आने वाला है। क्लियर। सो डीएनए को सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी, फिर हम सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो डीएनए पता होगा तो चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा सेकंड पार्ट है चैप्टर का, सेंट्रल डॉगमा। क्या है? सेंट्रल डॉगमा, जो मैंने अभी बताया, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दिस इज सेंट्रल डॉगमा। इसको सेंट्रल डॉगमा क्यों बोलते हैं? बॉडी में इसी पे काम होता है, करेक्टर्स इसी से आते हैं। क्लियर। फिर रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा, उसके बाद म्यूटेशन, जेनेटिक कोड, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इसको टुकड़ों में करने वाले हैं। क्लियर। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें डीएनए समझ आ जाए बस। जितना पढ़ाऊंगी वो घर जाके होना चाहिए 101%। चलो ध्यान से पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। सेम टॉपिक बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में था क्लास 11 के अंदर। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 इज डीएनए एंड द नंबर 2 इज आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म बोलो जरा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए की बोल दो। राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम में ही राज छुपा है। नाम में क्या छुपा है? राज छुपा है। डीऑक्सी और ये राइबो, दोनों में ही राइबोज शुगर है। क्या शुगर है? लेकिन उसकी शुगर डीऑक्सी हो गई है, अभी बताऊंगी कैसे। क्लियर। अब चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो,
है ना। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। एंड न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड क्या है, व्हाट इज अ पॉलीमर? पॉली मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉली? पॉली मतलब मैनी, मर मतलब मर जा जाके कुएं में, ऐसा ही कुछ है। बोलो बेटा, ऐसा नहीं है। मर का मतलब होता है यूनिट्स। क्या मीनिंग है, यूनिट्स। यानी कि जो ज़्यादा यूनिट से बना है वो पॉलीमर है। क्लियर? सो पॉलीमर हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर मोनोमर्स हैं। क्या है, तो हम न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर की बात करें। मोनोमर्स एक सिंगल यूनिट, जैसे बॉडी किससे बनी है, सेल से। सेल से टिश्यू बने हैं, तो एक सिंगल यूनिट इज द सेल। उसको इकट्ठा किया तो टिश्यू बन गया, टिश्यू को इकट्ठा किया तो ऑर्गन बन गया, ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गेनिज्म बन गया। तो एक सिंगल यूनिट, जैसे घर बनाया, ईंट क्या है, सिंगल यूनिट, मोनोमर। दीवार बना दी, पॉलीमर। तो डीएनए इज अ पॉलीमर, आरएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर दोनों पॉलीमर है। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, दोनों पॉलीमर हैं, दो अलग चीज़ें हैं ये। दोनों ही मोनोमर से बने हैं, मोनोमर्स जुड़ेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे। अब मोनोमर है क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड। लिखते जाओ साथ साथ, न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड है तो एक सिंगल यूनिट। क्या है बच्चों, सिंगल यूनिट। लेकिन ये भी तीन चीज़ों से मिलके बनी है, अकेली नहीं है ये। एक न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बनेगी, तीन चीज़ें कंबाइन होंगी तो एक न्यूक्लियोटाइड आपको दिखाई देने वाली है। यस, 3 थिंग्स नॉट यूनिट्स। न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल यूनिट तीन चीज़ों से मिलके बनेगी। क्लियर? वो क्या क्या है, सबसे पहले आ जाएगी एक पेंटोज शुगर। क्या क्या है इसके अंदर, पेंटोज शुगर। शुगर, अब पेंटोज शुगर कौन सी, पेंटोज का मतलब क्या है, 5 कार्बन वाली शुगर। और यहाँ पे है हमारी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर, आरएनए में होती है राइबोज शुगर और डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये किस में प्रेजेंट होगी, डीएनए के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजीनस बेसिस। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब एक ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, एक होता है बेटा प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स इसमें भी दो हैं, एडिनाइन के लिए ए सिंबल लेंगे हम, और दूसरे वाला है ग्यानोसिन, ग्योनिन। सिन बोलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, एडेनाइन और ग्योनिन। ग्योनिन जी से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। प्यूरिन्स आरएनए हो डीएनए हो, दोनों में से ही होते हैं, सेम ही होते हैं। आरएनए में भी ए और जी होगा, डीएनए में भी ए और जी होगा। पिरिमिडिन की बात है, ये पिरिमिडिन 3 तरह के हैं। नंबर 1 बोलते जाओ, साइटोसिन, याद होना चाहिए था। नंबर 2 थाइमीन, कौन सा है, टी से डिनोट करेंगे। और एक होता है यूरेसिल। क्या होगा, अब ध्यान से समझेंगे। साइटोसिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एज वेल एज आरएनए, बट ये बदल जाएगा। डीएनए है तो टी, आरएनए है तो यू। क्लियर? अब क्वेश्चन आ जाए, डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे, एडेनाइन, ग्यानिन, किसका पूछ रही हूँ, डीएनए का, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में एडेनाइन, ग्यानिन, यूरेसिल। अभी ध्यान से समझो, पहले आरएनए आया था कि डीएनए आया था, यूरेसिल। पहले आरएनए आया था कि डीएनए आया था, आरएनए में ही म्यूटेशन आई और डीएनए बन गया। तो पहले यूरेसिल आया था कि थाइमिन आया था, यूरेसिल आया था। यूरेस यू इट्स यू, यूरेसिल यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यू। लास्ट में एन आएगा, वो एन आएगा। यूरेसिल, एल फॉर लॉयन। आप सिंह कह रहे हैं? इधर देख लो आप। अब जो थाइमिन है, आप इसको 5 मिथाइल यूरेसिल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बच्चों, यानी कि यूरेसिल की ही मॉडिफिकेशन है ये। क्लियर? अब स्टेबल ज़्यादा कौन, यूरेसिल के थाइमिन, थाइमिन। मिथाइल ग्रुप लग जाए
तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एक कॉन्सेप्ट और आ गया, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। मिथाइल मतलब वैसे भी कहीं भी मिथाइल दिख रहा है ना, मतलब स्टेबिलिटी है, वो कट नहीं सकता, वो सेम रहे। थाइमिन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें मिथाइल है। मिथाइल ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मिथाइल ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। म्यूटेशन लेट होगी उसके अंदर, धीरे धीरे होगी, स्लो होगी उसके अंदर म्यूटेशन। अब थर्ड चीज़ जो है वो क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। अब ये तीनों चीज़ें एक साथ जुड़ेंगी तो क्या बनेगा हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। और डीएनए 2 चेन्स हैं, 2 न्यूक्लिक एसिड चलते हैं पैरेलल। पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगी बाद में डिटेल में, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलो। एक और बात ध्यान रखना, जो प्यूरिन्स होते हैं इसमें 2 रिंग्स होती हैं ऐसे, ठीक है, और उसमें होगी सिंगल रिंग। ये 6 मेंबर्ड है, कितने मेंबर्ड है, 6 मेंबर। और ये बच्चों हमारा 9 मेंबर्ड है। काउंट करके देख लो, सेम आएगा। करे काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। सो दैट वाज द 6 मेंबर्ड एंड दिस इज द 9 मेंबर्ड, ठीक है। अभी हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तीनों को मैं जोड़ के दिखाऊंगी, क्लियर। कोई कंफ्यूजन है, डन, आगे बढ़ो। मैं डीएनए दिखा रही हूँ तुम्हें बना के, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बना रही हूँ। और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो शुगर कैसा बनेगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या मैंने सही बनाया है, राइबोज शुगर बन सकता है इससे, क्यों, 2 से रैप्टा खाएगी, 2 से बनेगा। पेंटोज शुगर है, कैसी है, पेंटोज। 5 कार्बन वाली शुगर है। कौन सी कार्बन वाली शुगर है, तो मुझे रिंग कैसी बनानी है, ऐसी बनानी है। पहली बात, ऑक्सीजन कार्बन 1 2 3 4, एक रिंग के बाहर 5th कार्बन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या लगा होता है, OOH OOH, ऐसे सभी जगह लगा हुआ है। यहाँ पे होता है CH2OH, डन। ये बन गई आपकी राइबोज शुगर। क्या बन गई, राइबोज। इन केस मैं सेकंड कार्बन से OH ग्रुप को हटा दूं और मैं H लगा दूं तो मेरी वो राइबोज शुगर से क्या बन जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या बन जाएगी ये, राइबोज शुगर। कोई कंफ्यूजन, स्टेबिलिटी बढ़ गई कैसे। अब तुम केमिस्ट्री में एक फंडा समझते हो कि जितने ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना एक कंपाउंड स्टेबल के रिएक्टिव, नहीं बेटा, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव ज़्यादा, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप रिएक्टिव ज़्यादा। अब राइबोज में क्या था, एक फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा ही तो था। यहाँ से मैंने हटा दिया ना, H तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, OH इज अल्कोहल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप डीऑक्सीराइबोज में कम है एज कंपेयर टू राइबोज। कम फंक्शनल ग्रुप तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो आरएनए ज़्यादा स्टेबल के डीएनए, डीएनए नहीं समझ आया, समझ। उसमें एक OH ज़्यादा था ना तो स्टेबिलिटी कम, इसमें एक कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ये बन गई हमारी शुगर, क्लियर। फ़ोन है तो किसी को ना या मैं भेज दूँगी, कर लेना, उससे बना लेना बाद में, ठीक है। चलो इधर देखो, अब जो ये शुगर है मैं डीएनए बना रही हूँ, ध्यान से समझ लो तो अपने आप भी बना लोगे तुम इसको और कभी नहीं भूलोगे। ऑक्सीजन कार्बन 1 2 3 4 5, कुछ चीज़ें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। छोटे क्वेश्चन, भाई स्टेबिलिटी ज़्यादा किस लिए है, क्या है ना, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है, तो बेटा अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, डिपेंड करेगा, ठीक है, समझो ध्यान से। और वैसे भी जो हमारा एग्ज़ाम है ना उसमें टुकड़े आते हैं, कोई भी लेंदी क्वेश्चन आता ही नहीं अब, ठीक है। इधर देखो, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, CH2OH, इतना समझोगे। ये तो है सिर्फ शुगर, क्या है ये। अब मुझे न्यूक्लियोटाइड बनानी है।
न्यूक्लियोटाइड से पहले न्यूक्लियोसाइड बनती है। क्या बनती है? न्यूक्लियोसाइड के लिए हमें शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना है। मैंने एडेनाइन जोड़ दिया, चारों में से किसी को भी जोड़ दो, एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। मैंने एडेनाइन को जोड़ दिया, नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया ना। अब जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? नाइट्रोजनस बेस, तो उसको हम बोलते हैं अब न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर जुड़ गई, याद करने का तरीका, न्यूक्लियोसाइड। मैं इसके साथ फॉस्फेट भी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? फॉस्फेट। फॉस्फेट कैन आइदर कंबाइन विद द फिफ्थ कार्बन और विद द थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे जब जुड़ेगा जब एक और न्यूक्लियोटाइड जोड़ोगे आप यहाँ पे, अभी सिर्फ आप एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो। जब फॉस्फेट भी जुड़ गया तो इस पूरे को, मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, नाउ दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट में टी है ना, तो न्यूक्लियोटाइड में टी है। कंफ्यूजन हो जाती है, आज तक हमें हो जाती है, तो कुछ चीज़ें ही ध्यान रखो आपस में। तो अब ये क्या बन गई? न्यूक्लियोटाइड। ये एक सिंगल यूनिट है, ये मोनोमर यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की। कोई कंफ्यूजन? समझ आई बात? ठीक है, करते रहना बाद में ड्रॉ। अब देख लो इधर न्यूक्लियोटाइड बन गई ना, एक और न्यूक्लियोटाइड बना दो ऐसे, ऐसी एक और न्यूक्लियोटाइड बना दो सेम। ऑक्सीजन कार्बन 1 2 3 4 और ये हमारा कार्बन 5th। 1 से ही जुड़ेगा हमेशा, क्या? बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस कार्बन 1 से ही जुड़ेगा, याद रखना। अब मानो C जोड़ दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फॉस्फेट से जुड़ती हैं दो न्यूक्लियोटाइड, बॉन्डिंग का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट है, डाई दो हैं, तो हमने बोल दिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्वेश्चन आ जाए कि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, इस बॉन्डिंग को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ऐसे सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चली जाएंगी, ये एक चेन हो गई। आरएनए में तो सिंगल चेन है, डीएनए में डबल चेन है, बायोमोलिक्यूल याद है तो। अब उसमें क्या होता है? एक चेन यहाँ है, एक चेन उधर होगी। क्लियर? ऐसे बनते चली जाएगी ना। एक बात और ध्यान देने लायक है, ये कौन सा कार्बन है? ये हो गया 5 एंड। ये कौन सा कार्बन है? हमेशा थर्ड वाला फॉस्फेट फ्री होगा, उसके नीचे क्योंकि होगी नहीं, जो भी लास्ट होगा, और फर्स्ट में 5th वाला फ्री होगा, लास्ट में थर्ड वाला हमेशा फ्री होगा, तो ये हो गया थर्ड एंड। क्या हो गया? अब जो दूसरी चेन होती है डीएनए की, ये सारा मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने। किसने दिया था? इस मॉडल को बोलते हैं डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। क्या बोलेंगे? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। अब ध्यान से समझेंगे, दूसरी तरफ एंटी पैरेलल पोलैरिटी बनाने के लिए शुगर हमारी उल्टी हो जाएगी। दूसरी चेन की शुगर हमें उल्टी बनानी है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे हमने शुगर को उल्टा कर दिया। क्यों करा उल्टा? इसको मैं सीधा करूँ तो कार्बन 1 उधर चला जाएगा, लेकिन मुझे तो नाइट्रोजनस बेस जोड़ना है इसके साथ। क्लियर? तो शुगर उल्टी बना दी हमने यहाँ पे। ए है तो हमेशा पेयर करेगा टी के साथ, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन के साथ पेयर करता है। ए और जी क्या है? प्यूरिन। सी टी क्या है? पिरिमिडिन। ए हमेशा टी के साथ ही पेयर करता है, ए हमेशा, और इसके बीच में होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बन 1 2 3 फॉस्फेट होगा यहाँ पे भी 4 और ये 5। क्लियर? फिर एक और चेन, एक और न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये कार्बन आ गया ना, ये ऑक्सीजन, तो सी है तो जी, सी है तो सी ऑलवेज पेयर विद जी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनमें 2 होते हैं और इनमें 3 होते हैं।
टी होगा तो ए जोड़ना है, ए होगा तो टी जोड़ना है, सी होगा तो जी जोड़ना है, जी होगा तो सी जोड़ना है। आरएनए हो तो यू, बट उसमें डबल होता ही नहीं, बहुत रेयर केसेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपको मिलेगा, बहुत रेयर केसेस में मैं बोल रही हूँ। क्लियर? अब ये कार्बन 1 के साथ जुड़ा, अब ये कार्बन 1 2 3, अब ये 5th है, बीच में क्या आ जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर? 1 2 3 कौन सा फ्री? थर्ड एंड। 1 2 3 4 5 कौन सा फ्री? 5th एंड। तो एक जा रही है चेन हमारी 5 एंड टू 3 एंड, और दूसरी चेन हमारी जा रही है 3 एंड टू 5 एंड। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इसको ध्यान से पढ़ो, कोई डाउट लगता है तो बताओ मुझे। क्लियर?